चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक रोज ये वाला एक बार करा दिया करो, कुछ नहीं करना। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अच्छा, कल मैंने एक बुक में देखा, यहां पर के एक्स की पावर एन लिखा है, पर आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो पावर क्या रहती है। देखो, अपने सिलेबस में एन की वैल्यू 1 है, देखा किसी को मिला ये सैंगेज में लिखा है, तो शायद तुम वहां तक पहुंचे नहीं होगे। छोटे से पॉइंट में लिखा हुआ है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, लेकिन अपने सिलेबस में एन की पावर 1 ही है। वैसे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस वो डराने के लिए, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए कभी, और नॉट इन बोर्ड्स, नॉट इन सीईटी, नॉट इन जेई मेंस, नॉट इन नीट, ये हो सकता है एडवांस में, बाकी में नहीं होगा, क्योंकि कई बुक ने इसका जिक्र ही नहीं किया है। अब देखिए, एन की वैल्यू ऑड नंबर ही होगी, उसका कारण है, अगर आप एन की वैल्यू पॉजिटिव डाल दोगे तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन गड़बड़ा जाएगी। तो भाइयों मेरे, कौन सी फोर्स होती थी, नाम बताओ। वेरी गुड, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको हमेशा किसकी याद आती थी, घर की, मीन पोजीशन की। एक और बात आई, मीन पोजीशन को आप स्टेबल पोजीशन भी बोल सकते हो। सुन लो, इस नामों से सवाल आ सकता है, जैसे कुछ सवाल मेरी नजरों के सामने आए तो मैंने कहा ये वर्ड्स बता देता हूं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पर इक्विलिब्रियम पोजीशन नाम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप मीन पोजीशन को भी ईपी लिखने लगोगे तो यहां पर भी ईपी रहता है, यहां पर भी ईपी रहता है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। इसलिए अपन नाम के लिए क्या यूज करते हैं, मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। क्या, वेरी गुड, सारी फोर्सेस इक्वल्स टू, सही बोल रहा है, डर क्यों रहा है, सही बोल, मैं सुन नहीं पाया था, मेरे को लगा तू कुछ और तो नहीं बोल रहा। वेरी गुड, तो एफ नेट क्या हो जाना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो जब फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है यहां पर, ये तो कल बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अब एक चीज समझो, एफ नेट 0, यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, हाँ या ना, था ना, ठीक है। यहां भी एक्सेलरेशन कैसा था, अरे हाँ बताओ ना भाई, क्यों एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, क्योंकि फोर्स मैक्स। अभी भी सोच रहे हैं, तेरे दिमाग में पिक्चर नहीं बनी है अभी भी, तू कुछ और ही सोच रहा है, तू सवाल को सवाल की तरह देख रहा है, कंसेप्ट तेरे दिमाग में ऐसा फिल्म नहीं बन रही है। सवाल पूछने पे आपके दिमाग में वो पूरी पिक्चर बन जानी चाहिए जो मैंने समझाई है 2 दिन में तुमको, नहीं बन रही है तो ये चैप्टर तुम्हारा छूटेगा, ठीक है। फिर बाद में सोचना सवाल कैसे करें। एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक बात बताइए, और ये एक्सेलरेशन की खासियत क्या है कि ये बॉडी को कहां ले जाना चाहती है, धक्के मार के, धक्का मार के यहां ले जाना चाहती है। तो आप एक बात बताइए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोगों ने इनको देखा है क्या, जो ये चरवाहे रहते हैं, मतलब जो गाय गाय भैंस को अपने, मतलब खेती किसानी वाले जो लोग रहते हैं, गाय भैंसों को अपने खेतों में ले जाते हैं सुबह के टाइम पे, और फिर शाम को हाँक हाँक के घर ले आते हैं, बोलते हैं ना हाँकना, ढोर जानवरों को हाँक हाँक के घर पे लेके आते हैं। तो घर पे, घर में अंदर घुसने तक वो लोग हाँकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है खेत से चलो ऐसा कर दिया और पूरे ढोर बैल सब घर पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यू हाँकते रहना पड़ता है। और हाँकते हाँकते कहां जाते हैं वो, घर में। घर यहाँ पे कौन है, सही बात है। तो जब तक घर में नहीं घुसेंगे जानवर, तब तक वो आदमी जो है, जिसके जानवर है, वो फोर्स लगा रहा है, और जैसे ही घर में घुस गए फोर्स लगाना ये हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहा है, और वेरी 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 स्मॉल टाइम हो रहा है, क्योंकि बॉडी वह रुकती नहीं है ना, आगे चली जाती है, दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती है। ये तो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो मेरे सामने सपोज कर लो, फोटो खींच के बात कर रहा हूं, तो जैसे ही सारे जानवर घरों में घुसे, यानी आपका ब्लॉक मीन पोजीशन पे पहुंचा, इस पर फोर्स लगना बंद हो गई। उसके पहले तो सबको हाँक हाँक के भगाया जा रहा था, तो यानी कि इस पॉइंट पर मुझे बताइए, घर क्या कर रहे हो, क्लास के बीच बीच में म्यूजिक देगा क्या अभी, हाँ सुनो,
जब तक बॉडी मीन पोजीशन पर नहीं पहुंच रही तब तक फोर्स लग रही है ना, और तब तक एक्सेलरेशन लग रहा है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज, हाई एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी बड़ी 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 जीरो हो गया। अब बढ़ेगी, अब क्या होना शुरू हो जाएगी, यानी यहां वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, गधे जीरो, मतलब रुक गया मीन पोजीशन पे, इनर्शिया की ऐसी की तैसी, 2 दिन जो पढ़ाया खत्म, जीरो बोल दिया लोगों ने यहां पे, समझे क्या। या खीर में बहुत सारा नमक मिर्च डाल के बोल रहे सर टेस्ट करो, बहुत टेस्टी खीर है, खीर में नमक मिर्च डलता होगा भाई। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे तो बॉडी रुकी हुई होती है, और इधर भी क्या हो जाएगी, जीरो। यही बता रहा था कल, ये टॉपिक मतलब रह गया, मतलब ये अगला टॉपिक था अपना। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर भी एक्सट्रीम पे, ठीक है। चलिए तो एक बार सर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर चीटिंग मत करो, लिख लेता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। इसको तो याद कर लो, है ना। और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं अपन, के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम होती है, ठीक है। चलिए याद हो गया। चलो अब मैं वापस आ रहा हूं कल वाले टॉपिक पे जहां पे खत्म किया था। तो भाइयों बहनों मुझे बता दो कि दूसरा नंबर था ना वेलोसिटी का, एक्सप्रेशन तो निकाल चुके थे, तो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाली थी आप लोगों ने, एक बार बता दो मुझे। देखो जो नहीं बोल रहा है ना वो चोर है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सोच रहा है सर तो देख नहीं रहे, नहीं भी बोले तो भी चलता है, तो उसकी इच्छा है, कोई बात नहीं, हो गया अभी। अब मेरी तरफ से आप कर्मों से मुक्त हो। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू बता दो मुझे, तो यहां जीरो डाल दो। क्या आ रहा है, ये तो जीरो हो गया, ए बाहर निकला, ए ओमेगा नहीं हो गया, v इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओमेगा। यहां भी प्लस और माइनस का साइन डायरेक्शन बता रहा है, क्या बोला मैंने, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड नहीं है। तो तुम बोलो सर नेगेटिव वाला तो मिनिमम होता है, माइनस ए ओमेगा तो सबसे कम होना चाहिए, जीरो ही सबसे कम है। माइनस ए ओमेगा इसलिए माइनस लगाए क्योंकि इस तरफ है, बात समझ रहे हो, और प्लस ए ओमेगा उल्टा बोल रहा हूं, प्लस ए ओमेगा इधर होगा क्योंकि इधर वेलोसिटी इधर आना चाहिए पॉजिटिव की तरफ, और इधर से गाड़ी कहां आना चाहिए, नेगेटिव, समझे। उल्टा आप सबने देखा कि विधि ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, x इक्वल टू प्लस माइनस है एक्सट्रीम पोजीशन पर, बिल्कुल सही आंसर है। अब इस x की वैल्यू को कहां ले जाके लगाओगे, वेलोसिटी, आप वेलोसिटी निकाल रहे हो ना अलग अलग जगह पे, तो बेटा क्या आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा देख लो v इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। मैंने आपको पहले बता दिया था ये बात। तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, देखो इस एक और बार बनाऊंगा, जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दूंगा तब भी बता दूंगा इसमें। यही इसी डायग्राम में आपको तीनों दिखेंगे, कौन कहां मैक्सिमम और कहां जीरो। वैसे तो यार तुम लोग कॉमन सेंस वाले लोग हो यार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर को याद मत करो, इसको समझने की कोशिश करो, जो सामने दिख रहा है उसको देखो। जैसे देखो ओम लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ओम की डिजाइन को देखो, वाह ऐसा कुछ तो भी ऐसा ऐसा किया है, ऐसा एक बिंदी लगा है, फिर ऐसा लहरा है, उसको ऑब्जर्व करो, फिर ऐसे आंख बंद करके याद मत करो, ऑब्जर्व कर लिया ना बस खत्म। एक चीज बताओ, यहां पर जीरो तो यही कर देते ना इस टेबल को कंप्लीट, ये वी मैक्स है, वैल्यू नहीं लिख रहा वी की, वो आप याद कर लेना। एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो, यहां एक्स क्या होगा, ए, और यहां दोनों प्लस माइनस है यही, और एक्स इक्वल टू माइनस, तो ये याद कर लेना, बहुत काम आता है और आपको आंख बंद करके आना चाहिए। थोड़े तो आगे जाएंगे तो एनर्जी का भी खेल आएगा, तो एनर्जी भी याद कर लेंगे ऐसे। क्लियर है क्या सबको। वैसे तुमको एक बात बताऊं क्या, अब इसका राज खोलते हैं, इसका राज खोलते हैं। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो याद करना ही है, हाँ या ना बोलो भाई। क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और आपको वेलोसिटी का भी सर फॉर्मूला याद तो करना ही है, हाँ या ना बोलो। क्या फॉर्मूला था, सही बात है। अब एक्स की वैल्यू याद हो तो आप कहीं भी कुछ भी निकाल सकते हो, टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं, याद करने की जरूरत है, अदरवाइज
मीन पोजीशन पे x कितना 0, तो यहां 0 डाल दे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, यहां 0 डाल दे तो वेलोसिटी मिलेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी a, अब वो बताएगा राइट एक्सट्रीम है कि लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो वहां पर एक x की वैल्यू डाल दो। डिफरेंशिएट तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे, हाँ मिलेगी x इक्वल टू a बाय, तो वो उसी पे आ जाएगी ना, मीन पोजीशन पे ही आएगी, मीन पोजीशन पे आएगी। चलिए तो बेटा यहां तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कहानी होती है समाप्त। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कहानी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है, और उसी कहानी से कल मुझे क्वेश्चन आया था सर्वज्ञ का, तो मैं वही तो देख रहा था कि वो मैंने समझाया नहीं था क्लास में, हो गया था वो, तू दोबारा वही चीज पूछ रहा था, कोई बात नहीं देख लेंगे तो बता दूंगा तुमको। हाँ भाई क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें, उसी कहानी से आपकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनती है असली वाली, जो अपने को जिंदगी भर याद रखना है। तो जिंदगी भर अपन को क्या याद रखना है, वैसे तो अपना जो टॉपिक है अगला वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चा लोग x, होता है कि नहीं होता, और बेटा आपकी x की वैल्यू आने वाली है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये वाला डेरिवेशन आप मेरा वाला ही पढ़ना, सेंगेज में देखते हो जो लोग सेंगेज एससी वाला पढ़ रहे हैं या दूसरी एसएलआर वगैरह बुक पढ़ रहे हैं उनको भी देख लेना, लेकिन ये वाला याद रखना इजी रहता है, ठीक है। चलिए ये अपने को प्रूफ करना है, ये आपका x है, ठीक है, सब बताएंगे उसमें कैसा क्या आया है। मेरी बात समझिए, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो वेलोसिटी की इक्वेशन, क्या है वेलोसिटी की इक्वेशन, बोलते जाओ बोलते जाओ, ठीक है, वेरी गुड, होशियार बच्चे अपने, ठीक है। चलिए तो भाइयों बहनों वेलोसिटी का आपने आंसर मुझे बता दिया, तो मैं लिख देता हूं प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस डायरेक्शन ही बता रहा है ना, अभी के लिए हटा दूं उसको, क्योंकि डेरिवेशन में प्लस माइनस का काम ही नहीं है, डायरेक्शन के लिए वो। अच्छा अब बताओ क्या लिखना चाहिए v की जगह मुझे, dx बाई dt, कल भी एक्सप्रेशन को क्या लिखा था, क्या लिखा था dv बाई dt, इसको क्या लिखूंगा, कोई दिक्कत है किसी को, इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ मत करो, इसको इधर ला लो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ला लो, इसको इधर ले जाओ, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ बोलो इक्वल टू ओमेगा dt, बिल्कुल सही, ठीक है क्या, ठीक, बोथ साइड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान है, क्यों, ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, सिर्फ dt का क्या होता है, सिर्फ dx का क्या होता था x, तो सिर्फ dt का क्या होगा प्लस 5। बताओ क्यों 5 लिया, c क्यों नहीं लिया, 2 मिनट रुक जाओ, अभी आंसर सामने आ रहा है। सर ये कुछ अनदेखा सा है, तो जो चीज फिजिक्स में अनदेखी दिखती है मैथ्स वाली, उनको याद करना पड़ता है उसी समय। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं मैथ्स में उनको तो ये भर भर के आने वाला है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा ना, अपने को बहुत ज्यादा इसका काम है, तो जब काम नहीं है तो जितना काम है उतना काम चलाओ और आगे बढ़ो। अरे भाई चाय पीने जाते हो तो चाय पी के निकलते हो ना, कि उससे रिश्तेदारी की बातें कर लगते हो चाय वाले भैया से, क्यों अंगद, पक्का ना, पता चला रिश्तेदारी जोड़ने की बात होने लगी, भैया चाय का तो टेस्ट बहुत ही सुंदर था, क्या कोई है आपका रिश्तेदारी में जो बहुत सुंदर हो मेरे लायक, ऐसा कुछ तो बात नहीं करें। अब सुनो, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ सम कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आता है साइन इनवर्स x बाय ए, याद कर लो इसको, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्चुअली डायरेक्ट है, मतलब आप जब लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखते हैं ना 25-30 सर लिखा के देंगे, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसे अपन ने भी लिखे थे, उसमें से ये एक है, मैंने नहीं लिखाया था उस टाइम, शायद रह गया होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है।
अब बोलो बेटा, आप लोगों ने ये तो किया है ना, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा। ये तो सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम वहां सीख लो। अरे इनवर्स का मतलब उधर जाएगा, तो ये साइन भी उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाके कैसा दिखेगा, देखो एक्स बाय ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या कोई दिक्कत है, पक्की बात बेटा। ए अच्छा नहीं लग रहा ना यहाँ पे, उधर भेज दो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ गई। क्या ये सही नहीं है, सही है क्या, समझ में आया क्या, मजा आ गया क्या, एकदम पांचट है। v की वैल्यू को dx बाई dt लगा दो, dt को उधर ला लो, अंडर रूट वाले को नीचे ला लो, अंडर रूट वाले का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन को उधर ले जा लो। अब सर अभी भी मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है, फाई का क्या हो रही है ना, हम समझ सुन लेता हूं, आजकल मन की बातें सुन रहा हूं धीरे धीरे। बेटा ये फाई भी वही है जो कल था, कांस्टेंट। तो सर यहां बाउंड्री कंडीशन वगैरह क्यों नहीं फेंक रहे, फेंकेंगे, रुको सुनो। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला रहता है ना, ये जो एक्स का रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यानी जब भी जिंदगी में आपको ऐसा कुछ दिखे समझ जाना कुछ तो भी है जो वाइब्रेट कर रहा है। ओके, अभी आप अगला चैप्टर पढ़ोगे तब आपके सामने आएगी वेव की इक्वेशन, वो भी आपको ऐसी कुछ दिखेगी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। क्या रिजेंबल नहीं कर रहे, अभी आप पढ़ोगे ऑल्टरनेटिंग करंट तो आपको फिर ऐसा ही दिखेगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। रिजेंबल नहीं कर रहे, अरे कर रहे कि नहीं कर रहे, तो याद रखना जब भी आपको कुछ भी ऐसा दिखे तो कुछ चीज वाइब्रेट कर रही है। यहां पर वेव वाइब्रेट कर रही है। वेव कैसे चलती है, आपने अगर ईएम वेव की थ्योरी सुनी होगी, अपन पढ़ेंगे, अगला चैप्टर, अगले से अगला चैप्टर आएगा, उस थ्योरी में, आज जलेबी फाफड़ा खा लिया थोड़ा ज्यादा हो गया, उस थ्योरी में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, यही है थ्योरी की कहानी, सुने। तो जो भी कुछ वाइब्रेट करेगा उसकी इक्वेशन इसी फॉर्मेट में आएगी। कल बोला था 16 नंबर देगा ये चैप्टर, इसीलिए बोला था, ठीक है। इसके आगे एक और चैप्टर आता है आपका डुअल नेचर, वहां भी एक क्वेश्चन आती है। तो ये 3 से 4 चैप्टर में एक क्वेश्चन दिखेगी। अब जो मैं करने जा रहा हूं अगला काम, जो अभी कुछ अगले काम होंगे वो हर चैप्टर में सेम है, तो वहां मैं नहीं करवाऊंगा। आपकी बुक में तो थ्योरेटिकल भी दिए हुए हैं, लेकिन वहां अपन उनको डबल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको रिजल्ट को याद कर लो। क्या याद कर लो, बोलो क्या याद करना है आपको, क्या रिजल्ट है बोलो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है क्या, ठीक है सर। सर अभी भी आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर ये फाइव का क्या, ये तो हमारे दिमाग में कल की तरह चुभ रहा है, खटक रहा है, टेंशन मत लो। इस फाइव के बारे में मैं अभी भी डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहो अपनी। देख ले दो, ऑर्डर में चलने दो, बाकी मेरे दिमाग में एक ऑर्डर बना हुआ है, पर वो, हाँ, इस इक्वेशन को यूज करके अपन कुछ और करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो कर ही लेते हैं। अगर अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है वो मेरे नोट्स से थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप लोग उसको ढूंढ लेना, और हो सके तो बोर्ड्स के नोट्स रेफर करना नॉलेज के लिए। फेज, फेज कहां था ना, अभी बताओ फेज क्या होता है। एक्चुअल में तो फेज एंगल होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि एंगल है ना, होता क्या है कि एंगल होता है सर। किसी ने पूछा कि आयुष कौन है, कि इंसान है, इंसान तो है। अब बाकी आयुष दुखी है कि सुखी है कि एक्साइटेड है कि लिमड़ा है, वो सब इट डिपेंड्स। सही बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल में तो एंगल है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो सुन लो भाइयों बहनों, जो भी एक्स की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है,
वो उसमें साइन के अंदर वाला ही तो एंगल होता है, तो इसी को बोलते हैं फेज। यानी इक्वेशन में जो ओमेगा टी प्लस फाई है वो फेज है। बहुत बढ़िया। अब क्या सर क्या करें, इसका अचार डालें? तो बहुत दिनों से पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं है, अब सुन लो, हैशटैग एपीपी वाली बात होने वाली है। क्या होने वाली है? ऑसिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फेज ही होता है। सर कारण भी देंगे, हैशटैग एपीपी हमेशा कुछ सिखा के जाती है, लॉजिक रीजन। कारण ये है, यही मतलब कौन? फेज ऑसिलेशन का सब कुछ एवरीथिंग डिसाइड करता है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कहानी आने वाली है। फेज माई बाप है, बाकी सब मिथ है। ठीक है, फेज ही सब कुछ डिसाइड करेगा। कैसे सुनो, फेज ही डिसाइड करेगा पार्टिकल की, सुनना ध्यान से, प्योर नॉलेज है, कहीं किताबों में डायरेक्ट नहीं लिखी हुई दिख रही है। पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल कहां है कौन डिसाइड करेगा? फेज डिसाइड करेगा। समझे? दूसरा, पार्टिकल की वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा? फेज डिसाइड करेगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा? फेज डिसाइड करेगा। और पार्टिकल की एनर्जी कौन डिसाइड करेगा? फेज डिसाइड करेगा। एक्चुअल में पोजीशन से तो सब भगवान हो रहे हैं ना, तो फेज में जब पोजीशन पे कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब पे कंट्रोल अपने आप। एक बात बताओ, फेज में पोजीशन को कंट्रोल किया हुआ है, यानी बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगी या मीन पोजीशन पे रहेगी या इस वाली एक्सट्रीम पे रहेगी, ये डिसाइड फेज करने वाला है। और अगर यहां रहेगी तो आपको मालूम है कि यहां रहेगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, यहां रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो अगर फेज ने डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल कर लिया, और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन पे बेस्ड ही तो सारी चीजें हो रही हैं। इस पोजीशन पे होगे तो तुम्हारी वेलोसिटी ये, एक्सेलरेशन ये है, इस पोजीशन पे होगे तो वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है। बात समझ में आ रही है क्या? तो फेज इसीलिए माई बाप कहलाता है, भूलना मत। अब थोड़ा फिलोसफी थोड़ी सी देखो, मैं कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुन रहा था। तो एक जैन साधु थे, वो किसी को कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाई। बोले आपको लाइफ में कभी भी टेंशन हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, इस कहानी को याद करना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक आदमी था, वो एक ब्रिज से गुजर रहा था। ब्रिज थोड़ा टूटा फूटा था, थोड़ा उस पर काम वाम चल रहा था, मेंटेनेंस चालू थी। तो उसका टायर पंचर हो गया। तो उसको नहीं आता था, बिलियनर का एकदम बिलियनर लड़का था, अपनी एकदम नई कोई कार लेके निकला होगा, तो उसको टायर वायर चेंज करना नहीं आता था। तो फिर उसने गूगल किया, टायर वायर चेंज करने की प्रोसेस जानने की कोशिश की। कितनी भी आप गूगल करो, अगर आप कोई काम पहली बार कर रहे हो तो परफेक्शन तो नहीं आता है। तो उसने क्या किया, नट खोल लिए सारे, फिर जैक वैक लगाया। तो गलती से क्या हुआ, वो मैंने बताया ब्रिज का काम चालू था, तो ब्रिज के बीच में गैप्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे बीच के वो एयर गैप्स रहते हैं, हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन जॉइंट्स अपने भी ब्रिज पे रहते हैं, इंडिया नागपुर में भी देखा आपने राम झूले पे। तो गलती से उसके जो नट थे वो ब्रिज के उस होल में गिर पड़े गए। अब ब्रिज पे गाड़ी खड़ी है, टायर निकला हुआ है और नट चले गए नदी के अंदर सीधे वो गैप में होके। अब ये परेशान हो गया, चिढ़ गया एकदम, क्या करूं। तो वहां से एक साधु गुजर रहे थे, तो बोले क्या हो गया बेटा? अरे बोले तुम जाओ ना, तुम क्या बताओगे मुझे क्या हो गया? देख रहे कितनी करोड़ों की गाड़ी है मेरी, तुम बताओगे कि क्या हो? अरे बता तो सही, प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरा ये टायर के सारे नट्स इसमें गिर गए, मुझे टायर बदलना है, मैं नट कैसे लगाऊं? तो एक एक नट बोले तीनों में से खोल ले, जो बाकी के 3 टायर है। 3 नट्स पे थोड़ी दूर तो गाड़ी चली जाएगी ना, तो एक एक अगर तुमने तीनों में से खोला तो इसको भी 3 मिल जाएंगे। तो अब हर टायर में 3 नट हो गए, एक एक कम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग रन में फर्क पड़ता है, पर तेरा ये पुल पार हो जाएगा, तू आगे जाके मैकेनिक को ढेड़ के बाकी के भी सारे डलवा लियो। तो वो एकदम साधु जी के चरणों में पड़ गया। तो साधु जी ने उसको आंसर जो दिया, अब ये कहानी कोइंसिडेंटली कल मेरे सामने आई और आज मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया। साधु जी ने बोला इट्स ऑल अबाउट फेज। यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज,
बट हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट फेज, इट विल बी योर डेस्टिनी। फेल सब हो जाते हैं, या मार्क्स कम बहुत लोगों के आते हैं, या ब्रेकअप बहुत लोगों का हो जाता है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट थिंग, दैट विल क्रिएट, क्या बोले, कर्मा। रिएक्शन इज कर्मा, नॉट एक्शन। कुछ आपके साथ हुआ तो वो एकदम साधु जी से एकदम बोले, मैं प्रॉब्लम के बाहर आके तेरी प्रॉब्लम को देखा, तू प्रॉब्लम के अंदर रह के अपनी प्रॉब्लम को कोस रहा था, या इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो रहा था, गुस्से में था। तो जब अपन गुस्से में, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस, ये जो सारे अपने नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जब अपने साथ रहते हैं तो उस टाइम पे अपना दिमाग नहीं चलता है। इसलिए उस टाइम पे आप कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी, तो सर फूट गया, मैं क्या करूं, गिरा पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, तो भी उस थोड़ी देर को शांत रखो, अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। मैं एक्चुअल में उस दिन एंजॉय कर रहा था, मतलब मैं गिरा ना तो मेरे को सही में, तुम यकीन नहीं, सर बोले मजाक कर रहे हैं, मेरे को बिल्कुल अपन एंजाइटी में घबराहट हो जाती है, अपन को कांपने लगते हैं अपन। मैंने बताया हम फिर भी गन्ने का जूस पी के आए, सीधे गए, फिर लौट के आके अपने हमने घर आके अपने दवाई ववाई लगाई, कहाँ कहाँ फूटे फाटे हैं वो सब देखा। लेकिन उसके पहले हम अपने जर्नी तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचे। भाई गन्ने के जूस वाला भी हंस रहा था, हंस भी रहा था बेचारा, ऐसा, अरे भैया आप काय को आ गए, पहले वहीं चले जाते हैं। तो इट्स अबाउट फेज। तो आपका भी लाइफ में फेज चलता रहता है। जैसे कभी आप बोलते हो ना, मेरा यार बड़ा खराब फेज चल रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो फेज डिसाइड करता है सब कुछ। चलो ठीक। तो भाइयों बहनों, ये एक छोटी सी कहानी, एक फिलोसफी थी, लेकिन एक्चुअल में भी फेज सब कुछ है। इसी देखो, आप बोलते हैं ना खराब फेज चल रहा है, आजकल सही फेज नहीं चल रहा। अपन कई बार ऐसा वर्ड यूज करते हैं, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, ही इज गोइंग थ्रू द बैड फेज। यही फेज तो है वो, मतलब फेज ये एंगल वाला नहीं होता, लेकिन मीनिंग यही है। समझ में आ गया? सर अभी भी आपने हमारी समस्या का समाधान नहीं, फाय क्या बवाल है, अब समाता हूं उसको, क्या कहानी है उसकी। तो भाइयों बहनों, ओमेगा टी प्लस फाइव एज अ होल इज फेज विच इज कंप्लीट दैट एंगल। अब मैं आपको बताऊं, एंगल ही पोजीशन बताएगा, कैसे बताएगा थोड़ी देर बाद मुझे, मैं आपको आंसर दूंगा, पर पहले फाइव की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। बेटा फाइव जो है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इपोक। बुक्स में एक और नाम दिया रहता है, इसको बोलते हैं इपोक। इपोच भी बोल सकते हो, आपको चा पढ़ने में आ रहा होगा थे, मैं तो इपोक बोलता हूं, कभी इपोच भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इपोक आना चाहिए, सेंटर पॉइंटर आपका क्या कहना है, इपोक आना चाहिए, है। तो भाइयों ये होता है इनिशियल फेज। सर ये कैसे डिसाइड होता है? अब एक चीज समझिए, इस रूम में मैं एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर लेके आया, मस्त वाला, बना लो यार उसको आज थोड़ा सा, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर बना लो, एक स्प्रिंग जमा लोहे वाली। स्लिंकी इज गुड, पर स्लिंकी ऑलरेडी कंप्रेस्ड रहती है शायद, मतलब स्लिंकी का जो अपना नेचुरल मोशन है वो शायद कंप्रेस्ड वाला है, तो वो लौट के नहीं जाएगी। तो अपन को एक नॉर्मल स्प्रिंग चाहिए जो थोड़ी सी बीच में से खुली हुई हो, यानी जिसमें कंप्रेशन भी हो अच्छा खासा और एक्सपांशन भी हो, तो बन जाएगी। देखते हैं अपन। इसीलिए वो शॉकऑफ्स वगैरह के स्प्रिंग अच्छे रहते हैं, पर वो एज अ ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर काम नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत टाइट भी रहते हैं वो, है ना। हो सकता है मैं वहां तक नहीं, ये आपकी ये जो बुक, ये दिखा, मेरी बुक दिखा, ये वाली, ये स्टील वाला जिसमें दिख रहा है, हाँ, ये काम आ सकता है कि क्या बोलते हैं, आ सकता है। तो एक कॉपी कुर्बान कर देंगे अपन, नोटबुक ये है ना जो नीचे रखी तने की कॉपी, कुर्बान कर देंगे इसको। अरे तेरा नाम ऐसा लिखा जाएगा सनातन सत्य में कि भाई ने मदद की थी। सुनो, आप सुनिए बेटा, आप सुन लो। तो सर इनिशियल फेज का मतलब क्या है? तो मान लो इस रूम में मैं एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर को चला रहा हूं, है ना, और एज यूजुअल दिव्यम लेट आया, ठीक है। तो जब दिव्यम इस रूम में पहुंचा, भाई ऑसिलेटर तो चल रहा था, देखना ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये वाली, तो ऑसिलेटर तो ऐसे 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 चल रहा था, ठीक है। पर जिस टाइम इसने रूम में एंट्री मारी, देखना दिव्यम की एंट्री यहां हुई, यानी कहां हुई, जब पार्टिकल कहां था, मीन पोजीशन पर। तो इसके लिए इनिशियल क्या है, उस टाइम पर 5 को 0 कर देने का।
समझ गए कि नहीं समझे? और अगर मान लो कि चलो फिर तनय लेट आया अगले दिन, तो तनय जब लेट आया तो तनय ने जब रूम में एंट्री मारी तो पार्टिकल यहां था, और कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपन तो स्पेशल केस ही पढ़ते हैं ना यार, ऐसे तो इनफाइनाइट केस है, हर एंगल के थोड़ी पढ़ा हुआ। ठीक है सर, तो फाई हो जाता है बेटा आपका π/2। ओ सर कैसे π/2 डिसाइड किया 90 डिग्री, मैं बताऊंगा, उसकी कहानी आएगी, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। चलो ठीक है, तो भाइयों बहनों इपोक को क्या बोलते हैं सुन लो, इनिशियल फेज। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो फाई क्या हो जाएगा, इफ स्टार्ट मीन पोजीशन फाई 0, इफ स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन फाई इज π/2। अब मजे करते हैं इसके साथ, चलो अब मजे लेंगे। तो पहला केस सुनो, पहला केस क्या है सर, मैंने मान लिया पार्टिकल ने चालू किया मीन पोजीशन से, तो सर मैं फाई को लगा दूंगा क्या, बोलो 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 0, तो यहां 0 डालो, तो भाइयों बहनों एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन ओमेगा टी। सर इसी में तो जिंदगी का मजा है सर, हम तो यही देखते आ रहे थे इतने दिनों से, तो इसलिए होता था ऐसा। एक्चुअल इक्वेशन तो ओमेगा टी प्लस फाई है, बिकॉज आई डोंट नो वेयर द पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम। सही बोला ना मैंने, अंग्रेजी सही थी, थैंक यू। अच्छा अब दूसरा केस क्या बोला बेटा मैंने, अगर पार्टिकल कहां से स्टार्ट करे, उसके बीच में भी कहीं से कर सकता है, हो सकता है जब ये आया हो, जैसे मान लो मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, हो सकता है एक्सट्रीम यहां तक है लेकिन यहां पे पार्टिकल लौट रहा हो, एक्सट्रीम को छोड़ के आ चुका था, यहां पे था मीन ये, तो इसके लिए अब की बार इपोक जो है ना मीन है ना एक्सट्रीम है, कहीं बीच में, लेकिन वो स्पेशल केस है, वो क्वेश्चंस में आता है। थ्योरी में अपन यही 2 केस पढ़ते हैं, उस टाइम पे अपन वो वैल्यू डाल देंगे। मान लो किसी ने बोल दिया π/4 से, तो π/4 डाल देना फाई की जगह। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, गिवन रहता है। हाँ ठीक है, सुनो बेटा दूसरा केस क्या है, मान लो एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल ने चालू किया होगा, सर हम तो π/2 डालेगा, डाल दे भाई, x = a sin ओमेगा टी प्लस π/2, बेटा ये होता है a cos ओमेगा टी। क्या हुआ सर, बस कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन ने अपनी नई फॉर्म ले ली। तो फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज का नाम मतलब मेरे नोट्स में शायद दिखा होगा, वो सिर्फ थ्योरी है, कोई उसका डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस, शायद एडवांस में कभी पूछ ले, पर पूछना नहीं चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक वगैरह में सिर्फ उसका नाम लिया गया है, डिटेल में थ्योरी दिखाई है। फोरियर सीरीज यही बोलती है कि जो भी फंक्शन अपने आप को टी टाइम के बाद, टी मतलब टोटल टाइम, अभी पढ़ेंगे अगला टॉपिक टाइम पीरियड ही अपना, टी टाइम के बाद एज इट इज रिपीट कर देते हो, जैसे ये गया यहां आ गया, फिर गया यहां आ गया, फिर गया यहां, तो हर टी के बाद यहीं पहुंच जाता है। तो ये सब जो है ना फोरियर सीरीज फॉलो करते हैं। फोरियर सीरीज एक लंबी सी सीरीज होती है जिसमें साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं, उसी में से एक ऑसिलेशन है। सब भूल जाओ, फोरियर सब भूल जाओ। ऑसिलेशन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद को आपने देखा रिपीट करता है और टू एंड फ्रो करता है। तो भाइयों बहनों कल मैंने आपको दिखाया था, सर आपने सर साइन का ग्राफ दिखाया था, सर आपने हमको कॉस नहीं दिखाया था। चलो आज हम कॉस दिखाएगा, मैथ्स वालों को देखा ही होगा कॉस, बेटा कॉस भी ऐसे ही चलता है, बस कॉस और साइन में अंतर क्या है, साइन स्टार्ट करता है 0 से और कॉस स्टार्ट करता है 1 से। याद करो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती थी, इसी देखो बाकी सब सेम एज इट इज है दोनों। तुम 1 क्यों बोल रहे थे भाई, ठीक है, वो ऐसी बातें बार बार नहीं करते, सुनो आगे। तो भाई बहनों ये दोनों एकदम मतलब सगे भाई है, बस एक का घर दूसरे से थोड़ा सा आगे है, π/2 आगे, समझे क्या। जब इसकी वैल्यू 1 होती है, ये स्टार्ट ही 1 से कर रहा है, ये थोड़ा आगे रहता है, पर दोनों सगे भाई है। इसीलिए ऑसिलेशन में देखो साइन भी आ गई इक्वेशन में और कॉस भी आ गई, तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, x = a sin ओमेगा टी और x = बोलो बोलो a cos ओमेगा टी। इज दैट क्लियर एवरीवन, पक्की बात। टाइम है अभी, मेरे को लगा टाइम हो गया, चलिए सेम ही तो है, ओमेगा टी तो लगाया मैंने भाई, तो वही तो फेज डिफरेंस है,
फेज अलग है, बाकी कुछ वेलोसिटी अलग नहीं होगी दोनों की, वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन पे फर्क पड़ने से हो सकता है तू उसी पार्टिकल की वेलोसिटी तब देख रहा हो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो फिर तो पहले से ही बोलना था तुमको ये सवाल, तब क्यों नहीं पूछा? तब भी तो ऐसे ही हो रहा था ना। यहां पे वेलोसिटी कितनी है, यहां कितनी है, फिर तो क्यों है ऐसा डिफरेंस, क्यों आया? पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन किस कौन कंट्रोल करता है? वही तो मेरा आंसर दिया, फेज अलग है, ऑसिलेशन सेम है, अलग अलग जगह पे वो अलग अलग बिहेवियर दिखा रहा है, पर आदमी तो सेम है ना। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ बोला। भेज दिया था, चल ठीक है, दोनों साइड डाल देते हैं। हाँ भाई, क्या रिजल्ट क्या था बता दे 2 मिनट में फटाक से। इस साइड क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस हाँ प्लस C2 लिख लू या ठीक है, और यहाँ C1 लिख लू। अब 2 साइड डाल दिया, अब इसको इधर ले जा, तो C2 माइनस C1 एक नया कांस्टेंट, उसको C लिख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक ही साइड कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड लगा लो तो कांस्टेंट तो अपने साथ खेल लेते हैं ना आपस में, प्लस माइनस हो गए। जैसे मान लो इस साइड 3 आ रहा होगा मान ले, और इस साइड 2 आ रहा होगा, तो 3 इधर जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 वो एक नया कांस्टेंट, उसको मैंने डायरेक्ट C नाम दे दिया, समझा? तो C1 और C2 को मिला के मैंने क्या लिख दिया, C लिख दिया था। ओके, क्लियर हो गया? तो पूछ लेना चाहिए। वैसे ही ये वाला डाउट आपका इंटीग्रेशन में मैथ्स में क्लियर हो जाता है, पर अब तूने पूछ लिया तो बाकी बच्चों का भी क्लियर हो गया। अगर आप दोनों साइड भी कांस्टेंट्स लगाओगे तो भी वो कांस्टेंट एक साइड जाके एडअप हो गए, एक ही कांस्टेंट नया बन जाएंगे, समझ रहे हो? चलो अब चलते आगे, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, नाउ आई विल गिव यू अ टेबल जिसमें सारी वैल्यूज है एक्स वी और एक्सेलरेशन की। नहीं, उसके पहले एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते सबकी। इक्वेशन ऑफ x कॉमा वी एंड a इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ये कर लेते बस। अब मुझे बताइए, इसके लिए मैं कंडीशन मेरी तरफ से लेके चल रहा हूं, मैं एजम्पशन कर रहा हूं, एज्यूम पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन इनिशियली। अगर पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो फाई तो 0 हो जाएगा, तो मेरा एक्स का स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बोलिए, ए साइन ओमेगा टी। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए। बेटा वी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्या होगा बोलो, वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू, बोलो क्या आने वाला है, ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। और बेटा ये ओमेगा टी अंदर में है ना, तो इंटू ओमेगा बाहर नहीं आएगा क्या, चेन रूल भाई। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या बचेगा, ओमेगा। अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ये बेटा वी का फॉर्मूला आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के टर्म्स में। एक तो वी का फॉर्मूला वो था ही जो आपको याद हो चुका है। अच्छा सर एक्सेलरेशन भी चाहिए, बेटा अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करोगे, वी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा डीवी अपॉन डी टी। अब मुझे बताओ, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेंगे, बेटा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो ये लिख दोगे आप माइनस साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में लिखना, और इंटू एक और ओमेगा, तो ये क्या आ गया, माइनस बाहर निकालो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। सही है गलत है? बेटा गौर से देखो, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स ही आ रहा है, देखो ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, तो यहां एक्स लगाओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आपको दोनों याद होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड है, याद हो ही गया है, ये तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से याद हो ही जाता है ना। अरे यस और नो? हाँ
ये वाला भी याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स किसी के भी टर्म्स में आ सकता है, न्यूमेरिकल्स किसी के भी टर्म्स में आ सकता है, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल में फंसाते हैं वो, तो आपको अगर सारी चीजें क्लियर होंगी तो इजी पड़ेगा। चलिए अब आते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम, टर्म्स रिलेटेड टू एसएचएम। ठीक है, अब देख लेते हैं उसमें एक आप मेरे को दिखाई दे रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो आपको सबको पता है, पढ़ा चुका होगा मैं एम्पलीट्यूड वगैरह, पढ़ाया नहीं, बस ऐसे ही बता दिया था वो फ्लो चार्ट में, तो आप कर लेते हैं ना थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज। तो देखिए बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, सब बच्चों को पता है मेरे एम्पलीट्यूड क्या है भाई, क्या है एम्पलीट्यूड, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बिल्कुल सही बात, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वेरी गुड। यूनिट तो मीटर ही होगी, दिख रही है, और डायमेंशन क्या होगी भैया, लेंथ ही तो है, m0 l1 t0, सही लिखी है क्या बेटा, मानते हो कि नहीं मानते, चलिए ठीक है। अगला आता है बेटा टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, वैसे आप कर चुके हो ये भी, पहले दिन ही करा दिया था मैंने। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन या रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन साइकिल, वन ऑसिलेशन, या एसएचएम लिखते हैं, चैप्टर का नाम ही एसएचएम है ना। ठीक, अब ये टाइम कितना था आपको बताया था मैंने आपको, देखो टाइम ओमेगा क्या था अपना, 2 पाई बाय टी था, तो टी इक्वल टू क्या आ गया था, 2 पाई बाय ओमेगा। बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या थी, रूट के बाय एम थी, कहां से निकली देखो, ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाय एम, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, रूट के बाय एम, तो टी क्या आ गया बोलो, 2 पाई अपॉन रूट के बाय एम, एम ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। अब सुनो, यहां पर कुछ लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा, ये मास होता है ना एम, तो एम क्या है और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहां पर होता है क्या लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शायद किसी बुक वगैरह में, इनर्शिया फैक्टर, हाँ, टू स्प्रिंग फैक्टर या स्टिफनेस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, बस ऐसे नाम है और कुछ नहीं, टेंशन मत लेना इसका कुछ, समझ गए क्या। ठीक है भाइयों बहनों, टाइम पीरियड की डेफिनेशन, यूनिट क्या आने वाली है, ऑब्वियसली क्या आने वाली टाइम पीरियड यूनिट, क्या होती है टाइम पीरियड की यूनिट, सेकंड होती है ना, और डायमेंशन क्या आएगी बोलो, ऐसा भी सवाल फेंका गया, आप तो नहीं पूछते शायद वो, आप सोचते बच्चे स्मार्ट हो गए, और अभी फिर से पूछ सकते हो कुछ सालों में सवाल, कि वो ऐसा बताएंगे एक पेंडुलम क्लॉक है जिसका कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है विद सर्टेन टाइम पीरियड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। बच्चों का ध्यान ना फिर उस पर नहीं जाएगा कंसेप्ट पे, टाइम पीरियड, वो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, डायग्राम बना लेंगे, उसको ऑसिलेट भी करा देंगे, फिर सोचेंगे, मतलब वो आंसर नहीं निकालेंगे, फिर नहीं चाहेगा आंसर। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत अजीब सी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। चलिए अगला है बेटा अपना फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स या एसएचएम या ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब ऐसा है, देखो मैं दोनों का डिफरेंस समझाता हूं, ये 9th क्लास की बात आएगी, इसको डिनोट करते हैं एन से, और बेटा ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, अगर आपको टाइम पीरियड पता चल गया तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, एक ना एक दिया ही रहता है, या ओमेगा दिया रहता है,
ओमेगा मिल गया तो टी मिल जाएगा, टी मिल गया तो एन मिल जाएगा, यही सवाल पूछे जाते हैं। अब सुनो, मतलब समझ लो बेटा, टाइम पीरियड का मतलब है कि ये पेन यहां से चला, लौट के यहीं आ गया, एक साइकिल हो गई। इसमें इसको टाइम कितना लग रहा है, चला आ गया, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल में जितना समय लगा, तुम यहां से अभी जाओगे घर, कल कितने बजे जाओगे, 9:15। आज कितने बजे आए थे, तो आपकी टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स। सही है। अच्छा, अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे जो दिन भर में 20 चक्कर करते हैं, समझ गए, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हो रही हैं, वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो कि एक सेकंड में पेंडुलम क्लॉक 10 बार ऐसे जा रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10। एक सेकंड में कितनी साइकिल्स होंगी, वो है फ्रीक्वेंसी। इस डेफिनेशन को पढ़ लो और समझ लो, दिख रहा है। ठीक है, टाइम क्या हो गया, 12:40 हो रहे हैं, 30। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ रही बेटा। एक सेकंड में कितनी साइकिल्स होंगी, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब यूनिट की बात करते हैं, तो बेटा नीचे टाइम आ गया ना, तो एक तो यूनिट होती है इसकी पर सेकंड, या ऐसे भी लिखते हैं सेकंड इनवर्स, या कई बार ऐसे लिख देते हैं S-1। रोना मत, ये क्या आ गया, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बेटा, हर्ट्ज। क्लियर है क्या सबको, क्या कोई दिक्कत है किसी को, चलिए।